हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे यूनिट फिफ्थ का लास्ट टॉपिक जो था आपका पी चार्ट, एनपी चार्ट और सी चार्ट के बारे में, जो कि मैथमेटिक्स फोर्थ का होता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में कि एक्स बार चार्ट और आर चार्ट कैसे बनता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे पी चार्ट, एनपी चार्ट और सी चार्ट के बारे में। एक न्यूमेरिकल में डिस्कस करूंगा किसी एक चार्ट के बारे में, बाकी दो आपको प्रैक्टिस के तौर पे दे दूंगा, आप सॉल्व करिएगा। दिस इज लास्ट वीडियो लेक्चर फॉर यूनिट फिफ्थ। अभी यूनिट फिफ्थ का आखिरी लेक्चर है, अभी यूनिट फिफ्थ कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। ओके, तो देखते हैं पी चार्ट क्या होता है। पी चार्ट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव चार्ट, इसलिए पी चार्ट इसका नाम दिया गया, प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव। पहले चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जितने भी आप चार्ट पढ़ रहे हैं, ऑल दीज चार्ट्स टू रिलेटेड टू द डिफेक्टिव, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है तो उसमें प्रोसेस कंट्रोल में है या नहीं है। मींस जो वो आइटम बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे आइटम डिफेक्टिव निकल रहे हैं, उनका एक नॉर्म्स है। नॉर्म्स मतलब जिनको हम टॉलरेंस लिमिट बोलते हैं, म्यू प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू, उससे अगर बियॉन्ड जा रहा है तो वो डिफेक्टिव में आता है, उससे अंदर है तो डिफेक्टिव में नहीं आता है। तो आपको डिफेक्टिवनेस चेक करनी होती है, ये सारे चार्ट का काम यही होता है। ध्यान रखिए कि डिफेक्टिव पीस हमारे कंट्रोल लिमिट में है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने सेंट्रल लाइन या सेंट्रल लिमिट, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंट्रल लाइन या सेंट्रल लिमिट की बात करी थी। तो पी चार्ट, एनपी चार्ट, सी चार्ट के सारे तीनों फॉर्मूला डिस्कस करने हैं। सेंट्रल लाइन, अपर कंट्रोल लाइन और लोअर कंट्रोल लाइन। सिंपल ये बात है, या अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लाइन लिखो या कंट्रोल लिमिट लिखो, एक लिमिट मतलब बाउंड्री, ठीक है जी। तो सेंट्रल लाइन या सेंट्रल कंट्रोल लिमिट P से निकलता है, और P की वैल्यू होगी टोटल डिफेक्टिव डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल फॉर P चार्ट, ध्यान रखिएगा। और इसका अपर लिमिट जो है, अपर कंट्रोल लिमिट जो आपकी बनेगी UCL, मैंने इसको गलत लिखा हुआ है, ULC नहीं UCL, अपर कंट्रोल लाइन और अपर कंट्रोल लिमिट बोथ आर सेम थिंग। तो P प्लस हो जाएगा 3√PQ/N। P यहां से आ जाएगा, Q कहां से आ जाएगा, क्योंकि P और Q एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है, P प्लस Q इक्वल्स टू 1 होता है, यहां से Q पता चल जाएगा। लोअर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लाइन P माइनस, यहां प्लस होता है, यहां माइनस हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम है। इसमें जब आप P चार्ट निकालेंगे तो आपको एक चीज और निकालना पड़ेगा, D/N। D मतलब डिफेक्टिव, N मतलब नंबर ऑफ जो आपको सैंपल दिया उससे डिवाइड कर देंगे। एक कॉलम आपको ये बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले लिख दिया। ओके, N बार का मतलब होता है एवरेज सैंपल साइज। एवरेज सैंपल साइज मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल, ये आप लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे n बार लिखा एवरेज सैंपल साइज, टोटल साइज जितनी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल कर देंगे, ठीक है। साइज मतलब जैसे हमने 10 सैंपल लिया तो n की वैल्यू नंबर ऑफ सैंपल तो 10 हो जाएंगे, लेकिन हर सैंपल में कितने डेटा है, किसी में 15 है, किसी में 20 है, किसी में 12 है, उन सबका समेशन n बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी एक लाइन मैंने इधर और लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड व्हेन सैंपल साइज इज डिफरेंट। अभी मैं बताता हूँ आपको इसका मतलब क्या होगा। दूसरा आता है एनपी चार्ट पे, ये तब यूज होता है जब सैंपल साइज कांस्टेंट हो, ठीक है। इसमें भी कंट्रोल लाइन या सेंट्रल लिमिट या सेंट्रल लाइन एनपी से निकलता है, एन कैपिटल P, और P की वैल्यू समेशन D/N। समेशन D क्या होता है, टोटल डिफेक्टिव। N मतलब नंबर ऑफ सैंपल, टोटल डेटा। N मतलब यहाँ पे सैंपल से नहीं, टोटल डेटा से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोनों केस में N की वैल्यू अलग अलग है, डोंट गेट कंफ्यूज। समेशन D टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट कितना होगा वो रहेगा। अपर कंट्रोल लाइन यार, अपर कंट्रोल लिमिट हो जाएगा NP प्लस 3 NP माइनस 1 माइनस P। अब ये P और ये Q यहाँ से नहीं निकलेगा, 1 माइनस P को कोई लोग बोलेंगे Q क्यों रखते हैं, क्योंकि उस केस में था। ये NP केस में NP 1 माइनस P ही लिखा जाएगा। लोअर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लाइन NP माइनस, जहां प्लस है वहां सीधा सीधा माइनस हो जाएगा, 3√NP इन ब्रैकेट 1 माइनस P। और सैंपल साइज जो है वो कैपिटल N से डिनोट किया जाता है, यहाँ पे जो कैपिटल N है दैट इज द सैंपल साइज, ठीक है। अब एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, एग्जाम में कई बार ऐसा होता है लिख के नहीं आता कि आपने पी चार्ट लगाना है या एनपी चार्ट लगाना है या सी चार्ट लगाना है। पहले इन दोनों की बात करते हैं। पी चार्ट तब लगेगा जब सैंपल साइज डिफरेंट हो। सैंपल साइज डिफरेंट होने का क्या मतलब है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। मान लीजिए एक सैंपल ए लिया, एक सैंपल आपने बी लिया, एक सैंपल आपने सी लिया। अब इस सैंपल में 10 आइटम है, इस सैंपल में 8 आइटम है, इस सैंपल में 12 आइटम है। क्या सबकी सैंपल साइज सेम है? सैंपल साइज मतलब नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इन पर्टिकुलर सैंपल, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने 3 क्लास डिफरेंट क्लास ली, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। हो सकता है तीनों सेक्शन में अलग अलग स्टूडेंट हो। जब अलग अलग स्टूडेंट होंगे या अलग अलग नंबर होंगे तो उस वक्त सैंपल साइज डिफरेंट होगी, तब पी चार्ट लगेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकी सैंपल साइज सेम नहीं है। बट एनपी चार्ट कब यूज होता है, जब सारे क्लासेस में या सारे सैंपल की साइज सेम हो, यानी सब में 10-10 स्टूडेंट हो, या जो आपने
सैंपल टेस्टिंग के लिए कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं आप सैंपल वाइज, तो जितने भी सैंपल आप लेंगे सब में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए, तो उस समय एनपी चार्ट लगेगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए लिखा गया है जब सैंपल साइज कांस्टेंट हो, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, जब सैंपल बराबर हो तो एनपी चार्ट, सैंपल हर सैंपल में वैल्यू बराबर हो, लेकिन सैंपल साइज अलग अलग, यानी हर सैंपल में नंबर ऑफ डेटा अलग अलग हैं, तो आप पी चार्ट लगाएंगे। ओके, अब आते हैं सी चार्ट पे। सी चार्ट डिफेक्टिव पर सैंपल बोलते हैं इसको, बहुत सिंपल होता है, सबसे इन दोनों में सबसे सिंपल होता है। सी बार टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल। जब आपको खाली सैंपल की काउंटिंग दी गई है, सैंपल साइज नहीं दी गई, तब अप्लाई होता है जब सैंपल साइज हमें मालूम नहीं होता है, या सैंपल साइज होता है बट उसका हम यूज नहीं करते, ठीक है, तो उस समय हम सीधे लगा देते हैं सी बार टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है। इसमें सैंपल नंबर होगा, सैंपल साइज की जरूरत नहीं पड़ती, सैंपल साइज नॉट रिक्वायर्ड, याद रखिएगा, नॉट रिक्वायर्ड। ये आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहां पे कौन सा लगाएं, तो इससे आप देख सकते हैं इस चार्ट में सैंपल साइज की जरूरत, इन दोनों में सैंपल साइज रहेगी, इसमें सैंपल साइज जब नहीं दी गई, खाली नंबर ऑफ सैंपल दिए गए कि 10 सैंपल लिया, उसमें साइज से कोई मतलब नहीं कि कितने हर सैंपल में कितने डेटा है, तो उस समय सी चार्ट आप लगा सकते हैं। फॉर्मूला बिल्कुल टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल। जब सेंट्रल लिमिट निकल जाएगा या कंट्रोल लिमिट, तो अपर कंट्रोल लोअर कंट्रोल वैल्यू प्लस माइनस होकर सीधे सीधे निकल जाती है। सी बार की वैल्यू यही होती है, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है। तो अब डिफरेंस मैं एक बार फिर से बता देता हूं, फिर न्यूमेरिकल पे आता हूं। पी चार्ट तब अप्लाई होगा जब अलग अलग सैंपल ढेर सारे दिए गए, लेकिन हर सैंपल की साइज यानी हर सैंपल में डेटा अलग अलग है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, किसी में 15 है, डिफरेंट साइज। ओके, एनपी चार्ट तब लगता है जब जितने भी सैंपल हो सबके नंबर ऑफ डेटा सेम होने चाहिए हर सैंपल में, इसलिए एनपी चार्ट लगेगा। और इसमें सैंपल साइज की रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली नंबर ऑफ सैंपल से मतलब है इसमें, तो सी चार्ट लगे। क्यों ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता, लिख के नहीं आता, तीनों में से कौन सा लगाना है आपको खुद पहचानना पड़ेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये अभी ऑड सेमेस्टर में करंट में 2019-20 में ही आया हुआ न्यूमेरिकल है, पेपर में अगर आपके पास हो तो चेक कर लेना। द नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन 17 सैंपल, देखिए 17 सैंपल दे दिया, ए बी सी डी ऐसे कुल 17 सैंपल्स है, ऑफ साइज 500। हर सैंपल की साइज कितनी है? 500 ईच लिखा हुआ है। 17 सैंपल लिए गए लेकिन सबकी साइज कितनी है? 500। मतलब मान लीजिए कि 17 क्लास ली गई, क्लास ए में भी 500 बच्चे हैं, क्लास बी में भी 500 बच्चे हैं, क्लास सी में भी 500 बच्चे, हर क्लास में 500 डेटा या आइटम्स हैं, या आप ऐसे समझ लीजिए, या स्टूडेंट है, ठीक है। आर गिवन इन द फॉलोइंग, फाइंड द कंट्रोल लिमिट एंड ड्रॉ द चार्ट। ये लिख दिया ड्रॉ द चार्ट, बट विच चार्ट आई डोंट नो कि कौन सा पी लिखना है, एनपी लिखना है या सी लिखना है, तो आप उसी तरीके से समझे थे। क्या बोला था यहाँ पे? सैंपल साइज ऑफ 500 ईच। अब ऐसा किसमें बोला गया था कि सैंपल साइज कांस्टेंट हो? तो सेकंड वाला एनपी चार्ट में लिखा है ना, सैंपल साइज कांस्टेंट हो, हर सैंपल में 500 डेटा है, सैंपल 1 में से लेके सैंपल 17 तक ये डेटा आपको दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन जरा देखते हैं यहीं पर अभी, ठीक है। और नंबर ऑफ डिफेक्ट दे दिया, तो सबसे पहले अब ये क्लियर पता चल गया कि हमें आपको एनपी चार्ट लगाना है। क्यों? क्योंकि हर सैंपल का साइज सेम है। अगर सैंपल का साइज सेम नहीं होता तो फिर हम क्या लगाते? पी चार्ट लगाते, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे टोटल ये नंबर ऑफ डिफेक्टिव, पहले सैंपल में 20 डिफेक्टिव पीस थे, दूसरे सैंपल में 25 डिफेक्टिव थे, इसी तरह सबका अलग अलग दिया। 17 वाले में 38 डिफेक्टिव थे, तो टोटल डिफेक्टिव पीस कितने निकल गए? समेशन डी 467 टोटल डिफेक्टिव पीस यहाँ निकाल देंगे ऐड करके सबको। अब एनपी चार्ट में हमें जरूरत पड़ती है आपका कैपिटल एन की और पी की, पहले इनके बारे में बात करते हैं। समेशन डी निकाल चुके हैं, तो पी कहां से आएगा? समेशन डी बाई एन, तो पी इक्वल्स टू समेशन डी बाई एन, समेशन डी 467। और एन का मतलब क्या हो गया मैं आपको बता दे रहा हूं। एन का मतलब यहां लिखा हुआ है स्मॉल एन, टोटल डेटा। तो पहले सैंपल में कितने डेटा होंगे? ये डेटा नहीं है, ये डिफेक्ट है कि पहले सैंपल में मान लो 500, हर सैंपल में 500 डेटा है, 500 डेटा में से 20 डेटा डिफेक्टिव है। दूसरे सैंपल में भी 500 डेटा, उसमें से 25 डिफेक्टिव है। तीसरे सैंपल में भी 500 डेटा, उसमें से 35 डिफेक्टिव है। तो हमें टोटल डेटा कितना चाहिए, कितना होगा? वो एन की वैल्यू, स्मॉल एन की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ डेटा, तो 17 सैंपल और ईच सैंपल कंटेन्स 500 डेटा, तो 17 इंटू 500 टोटल डेटा हमारा हो जाएगा 17 इंटू 500। स्मॉल एन की वैल्यू ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। स्मॉल एन इस केस में एनपी चार्ट में सैंपल का जो साइज है वो इनटू नंबर ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 8500 कैपिटल स्मॉल एन की वैल्यू आ गई। अब पी की वैल्यू आ जाएगी समेशन डी बाई स्मॉल एन 467, ये यहां से आ गया। टोटल डिफेक्ट डिवाइड बाई आपने लिखना है 8500 डिवाइड करके 0.0549 समथिंग आ गया।
अब सेंट्रल लिमिट का क्या फॉर्मूला होता है? इसका सेंट्रल लिमिट का फॉर्मूला सीधे एन, कैपिटल एन पी होता है। कैपिटल एन इज द सैंपल साइज, हर सैंपल की साइज 500 है, तो 500 इंटू पी की वैल्यू रख दिया 27.45 आ गया सेंट्रल लिमिट और सेंट्रल लाइन की वैल्यू। अब आपको चार्ट ड्रॉ करने के लिए सेंट्रल लाइन जब मिल गई तो यूसीएल और एलसीएल चाहिए, तो यूसीएल में +3 एनपी के साथ अंडर रूट एनपी 1 माइनस पी करना, एलसीएल में एनपी -3 कर देना। देखते हैं जरा, तो यूसीएल देखिए एनपी +3 एनपी 1 माइनस पी, सारी वैल्यू निकाल चुके हैं आप। एनपी की वैल्यू 1 माइनस पी रख के सॉल्व किया तो ये आ गया आपका यूसीएल। सिमिलरली एलसीएल में सारी वैल्यू सिंपल प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो ये आपका आ गया एलसीएल। अब इसको ड्रॉ करना बिल्कुल वैसे जैसे एक्स बार चार्ट और आर चार्ट ड्रॉ करते थे। तो पहले सेंट्रल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये सेंट्रल लाइन है। सेंट्रल लाइन हमारी 27.45 पे थी, ड्रॉ कर दिया। और उसके बाद यूसीएल आपका 42.73 आया था, 42.73 उसको ड्रॉ कर दिया। एलसीएल आपका 12.16 आया था, एलसीएल आपने ड्रॉ कर दिया। ध्यान रखिएगा सेंट्रल लाइन हमेशा कंटिन्यूअस या बोल्ड लाइन से ड्रॉ होगी, और यूसीएल और एलसीएल जो होता है वो डॉटेड लाइन से ड्रॉ होता है। लोअर और अपर कंट्रोल लिमिट ऑलवेज ड्रॉ विद डॉटेड लाइन, ठीक है। खाली जो कंट्रोल सेंट्रल लिमिट होती है उसको आप कंटिन्यूअस लाइन या बोल्ड लाइन से ड्रॉ करते हैं। अब ये ड्रॉ कर दिया, इधर आपका एक्स एक्सिस पे हमेशा लिया जाता है सैंपल। कितने सैंपल थे? 17 सैंपल थे। और इधर उसकी डिफेक्ट कितने नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीस है वो लिया जाता है, ध्यान रखिए इधर डिफेक्टिव होगा। अब वो सारे पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे। आप देखिए 1 पे 20 डिफेक्टिव, 2 पे 25 डिफेक्टिव, 3 पे 35, ये सारा प्लॉट कर दिया। और प्लॉट करने के बाद उनको क्रॉस ही करते हैं पॉइंट को, फिर ऐसे मिला दिया। अब आप देखिए ये आपका एनपी चार्ट बन गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ यही बोला था फाइंड द कंट्रोल लिमिट एंड ड्रॉ द चार्ट। तो कंट्रोल लिमिट तो आपने फाइंड कर लिया ना, यूसीएल भी निकाल लिया, एलसीएल भी निकाल लिया, और कंट्रोल चार्ट आपने बना लिया। दिस इज योर कंट्रोल चार्ट। आंसर मैं सिर्फ आपको यही पूछ रहा था। अगर ये पूछता कि आप बताइए प्रोसेस कंट्रोल में है कि नहीं, तो आपने एग्जाम में लिखना मैथमेटिकली, मैंने ऐसा देखा है, एक भी अगर बाहर जा रहा है तो आप बोलोगे कंट्रोल में नहीं है। एक भी बाहर जा रहा है, आपका ए भी बाहर है, एक बाहर है, ये 4 पॉइंट बाहर है। इस पर आप देख सकते हैं 42 पॉइंट से ऊपर और 12 पॉइंट से नीचे, 2 पॉइंट ये, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट बाहर है। तो अगर ये पूछा जाता है कि वेदर प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल और नॉट, तो आपने बोलना है कि सिंस 4 पॉइंट्स or the value of 4 samples lies outside the UCL and NCL, that's why the process is not under control, ठीक है। बट वो पूछा नहीं था, सिर्फ ड्रॉ करने को पूछा था, ये कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। और दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैंने हिंट के तौर पे लिखना है। यहाँ मैंने जानबूझ के लिख दिया कि पी चार्ट, क्यू पी चार्ट मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। इसका पी चार्ट बनाना है। नंबर ऑफ सैंपल तो दे दिया, हर सैंपल की साइज दिया है। क्या देखिए सबकी साइज सेम है? नहीं। पहले सैंपल में 150, दूसरे में 200, तीसरे में 250, सॉरी चौथे में 100। सैंपल साइज अलग अलग है, इसलिए कौन सा चार्ट लगेगा? पी चार्ट, क्योंकि सबकी सैंपल साइज अलग है। जब पी चार्ट लगेगा तो सब कुछ पता है। पी टोटल डिफेक्टिव ये, इसका समेशन कर दीजिएगा, यहाँ आ जाएगा टोटल सैंपल टोटल कितने हो जाएंगे? सैंपल कितने दिए हैं आपको? 1 2 3 4, लेकिन सैंपल तो 10 है, बट सैंपल के अंदर डेटा कितने हैं? टोटल सैंपल का मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा आपने यूज करना है यहाँ पर, ये आ जाएगा पी। अब क्यू कैसे, जब पी निकल जाएगा तो क्यू यहाँ से निकाल लेंगे 1 माइनस पी से। एन बार कैसे निकलेगा ये मैं क्लियर कर देता हूँ। एन बार मतलब एवरेज सैंपल साइज, तो एन बार का मतलब समेशन एन, तो एन की वैल्यू ये है, इसका समेशन निकाल लीजिएगा, ये समेशन एन हो जाएगा, जो भी आएगा सम करके, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स। सैंपल कितने इसमें आ जाएंगे आपके? टोटल सैंपल ये देखना 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 10 सैंपल, तो जो भी आएगा डिवाइड बाय 10 कर देना, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल तो 10 सैंपल दिया है, यहाँ पे डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एन बार यहाँ रख देंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज और कैलकुलेट करना, और डी बाई एन जब आप ड्रॉ करेंगे तो अगला टेबल यहाँ बना लेंगे कॉलम डी बाई एन का। ये आगे एक कॉलम ड्रॉ कर लिए, डिफेक्टिव को नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड, 11/150 यहाँ आ जाएगा, 9/200 यहाँ आ जाएगा, ऐसे रखिए। ड्रॉ हम करते हैं जो चार्ट वो डी बाई एन के लिए कर दे, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी चार्ट ड्रॉ कर लेना, कंट्रोल में है नहीं आप देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका होमवर्क है, ध्यान रखिएगा। ये सैंपल दिया है, सीधा सीधा सैंपल नंबर दिया है और नंबर ऑफ डिफेक्ट दिया है, क्या साइज है उसका कोई लेना देना नहीं है। जाहिर सी बात है सी चार्ट में साइज का कोई इशू नहीं होता कि सैंपल साइज कितनी है। पहले सैंपल में 2 डिफेक्ट है, दूसरे में 5 है, अब दूसरे में एलिमेंट कितने ये नहीं मालूम। तो जब सैंपल साइज नहीं, तो ये बहुत सिंपल होता है, इसमें सीधे सीधे सी बार निकालते हैं, सी बार +3 अंडर रूट सी बार करते हैं यूसीएल के लिए, और एलसीएल के सी बार -3 सी बार कर, सी बार निकाल भी दिया हूं मैं हिंट के तौर पे, यहाँ पे देख लीजिए। समेशन डी डिवाइडेड बाय एन, समेशन डी यानी डिफेक्ट को ऐड कर लिया, कितने सैंपल थे 8 डिवाइड कर दिया 4। अब फॉर्मूले में रखना है 4 + √4 और 4 + 3 अंडर रूट 4, ये यूसीएल, और एलसीएल 4 -
3√4 4 क्योंकि सी बार की वैल्यू 4 है, ये तो अपने आप आ जाएगा, चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है बच्चों, ध्यान से देख लो। कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, हो सकता है इन्हीं को आप चेक करें तो मिल जाए, कि जब आप लोअर कंट्रोल लिमिट निकालते हैं तो नेगेटिव आ जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ, लोअर कंट्रोल लिमिट नेगेटिव कभी ली नहीं जाएगी, आ जाएगी तो उसको खाली जीरो वाली लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। जब लोअर कंट्रोल लिमिट नेगेटिव आए तो एलसीएल इसी को बना लेंगे, ये जो जीरो वाली चार्ट लाइन है ना, इसी को हम एलसीएल बना लेंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन में लोअर कंट्रोल लिमिट नेगेटिव आ गई तो आप उसको जीरो पे सेट करेंगे, नेगेटिव नहीं जाते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि अगर माइनस आ, जैसे मान लो कि -2 आ गया तो जीरो के नीचे लाइन बना के -2 करना, आप जीरो पे ही सेट करेंगे। नेगेटिव में कितनी भी वैल्यू आए लोअर कंट्रोल लिमिट के केस में, आप उसको हमेशा एक्स एक्सिस पे लाकर रोक देंगे, उससे नीचे नहीं जाएंगे, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने रिमार्क यहाँ पे दे दिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस यूनिट। इस यूनिट में कोई टॉपिक आपका बचता नहीं है, प्लीज आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और स्टे से घर में रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। एग्जाम एक ट्यू का जरूर होगा, तो आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते रहिए और इसके जो क्वेश्चन है सॉल्व करते रहिए। जैसे हमें टाइम मिलेगा मैं बहुत सारे क्वेश्चन बैंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व करते रहिए। कोई डाउट हो तो हम लोग डिस्कस इस पे कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।